चारों तरफ पानी के खूंखार लहर, मानो तूफान अभी अभी इस जगह से गुजर गए। बेस समुंदर, अंधेरा और एक छोटा सा लाइव बोट। लोकेशन है हिंद महासागर। सवाल ये उठता है कि हिंद महासागर में ये छोटा सा लाइव बोट क्या कर रहे हैं और इसमें है कौन, ये कहां से आया और कहां जा रहे हैं। सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमको 2.5 महीना पीछे जाना पड़ेगा। इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने में नेताजी का जो कोशिश जर्मनी में चल रहा था, उस कोशिश को हिटलर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, क्योंकि हिटलर का नेक्स्ट टारगेट था रूस पे कब्जा जमाना। इसलिए नेताजी सोचे कि इस वर्ल्ड वॉर 2 के सेकेंड एक्सिस पावर जापान इसमें ज़्यादा रिलायबल रहेगा, क्योंकि जापानीज प्राइम मिनिस्टर जनरल तोजो 1942 के शुरू से ही बोल रहे थे कि इंडियंस को अभी ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। जनरल तोजो को सब बात पता था कि नेताजी जर्मनी में एक मिलिट्री स्ट्रेंथ खड़ा कर रहे हैं और वो मिलिट्री स्ट्रेंथ ब्रिटिश के खिलाफ अपने देश को यानी इंडिया को आज़ाद कराने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते। इसी बीच फरवरी 1942 को जापान ब्रिटिश में अटैक कर देते हैं सिंगापुर में और सिंगापुर में अपनी कब्जा जमाते। ब्रिटिश के साइड पे करीब 40,000 इंडियन सोल्जर लड़ रहे थे, जो अभी जापान के वॉर प्रिजनर्स बन गए। नेताजी सोच रहे थे कि कैसे वो 40,000 मिलिट्री स्ट्रेंथ अपने आईएनए में शामिल किया जाए। 8 फरवरी 1943 इसी मिशन के एक रिलायबल मेंबर ACN नामबियर को फ्री इंडिया सेंटर के इंचार्ज और इंडियन लीजियन के इंचार्ज बना के नेताजी निकल पड़ते हैं जापान की ओर। इसी बीच नेताजी को पता है कि ब्रिटिश बहुत चौकन्ने रहेंगे, इसलिए नेताजी को अभी बहुत संभल के जाना पड़ेगा। जर्मनी सबमरीन U-180 नेताजी रवाना होते हैं जापान की ओर, पर इस बार नेताजी के नाम रहेगा मिस्टर मत्सुदा और इसी सफर में नेताजी के साथ रहेंगे इंडियन लीजन का और एक लीडर आबिद हसन सफरानी। प्लान ये था कि जापानी सबमरीन जर्मनी सबमरीन से नेताजी को ट्रांसफर कर लेंगे बीच रास्ते में, पर यह काम बहुत जोखिम भरा रहेगा, क्योंकि समुद्र में पूरा भरा हुआ है ब्रिटिश वॉरशिप्स। अटलांटिक ओशन होकर अफ्रीका के साइड से करीब 2.5 महीना सफर करने के बाद मेडागास्कर की कोस्टल एरिया में जर्मनी सबमरीन को दिखाई देता है जापानीज सबमरीन। पर हवा इतना तेज है कि एक सबमरीन से दूसरा सबमरीन में किसी को ट्रांसफर करना बहुत जोखिम भरा काम हो सकता है। इसीलिए 1-2 दिन वेट करने के बाद तूफान थोड़ा शांत होता है। उसके बाद नेताजी एक छोटा सा लाइफ बोट लेके खुद पैडल करते हुए जापानीज सबमरीन की तरफ जा रहे हैं। मैं वीडियो के शुरू में बताए थे कि एक छोटा सा लाइफ बोट इंडियन ओशन में, उसके जवाब आपको मिल चुका होगा। जापानीज सबमरीन में नेताजी को स्वागत करते हैं कैप्टन मसाओ तेराओका। वहां से जापानीज सबमरीन 8 मई 1943 पहुंचते हैं सवांग, जो अभी इंडोनेशिया का एरिया है, और वहां से 16 मई फ्लाइट पकड़ के नेताजी पहुंचते हैं जापान। नेताजी से जापानीज प्राइम मिनिस्टर तोजो की 2 दफा मुलाकात, पहला 10 जून को और दूसरा 14 जून को। जनरल तोजो से दूसरी दफा मीटिंग में नेताजी बड़ी क्लियर कट पूछते हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ आईएनए ने जो जंग छेड़ा है, इसमें जापान अनकंडीशनल सपोर्ट करेगा। और तोजो हिटलर जैसे सोचे नहीं, इमीडिएट राजी हो गए कि नेताजी को तोजो अनकंडीशनल सपोर्ट दे जापान की तरफ। तोजो एक मीटिंग के जरिए पूरा विश्व के सामने यह ऐलान करते हैं कि सदियों से इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर है, पर आप और नहीं। इंडिया के पूर्ण स्वराज के लिए ब्रिटिश के खिलाफ आईएनए को जो मदद चाहेगा, तोजो जापान की तरफ से वो मदद पूरा करते जाएगा। जापान के इस अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए नेताजी भी स्टेटमेंट देते हैं। नेताजी कहते हैं भारत और जापान पिछले 20 सदियों से एक दूसरे के सांस्कृतिक संबंध से जुड़े हैं। हालांकि अभी ब्रिटिश डोमिनेशन के कारण ये थोड़ा इंटरप्ट हो गया है, लेकिन ये निश्चित है भारत आज़ाद होने के बाद भारत और जापान के ये जो संबंध है, ये फिर से पुनर्जीवित by the cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted
because of the British domination. नेताजी और भी बोलते हैं कि जनरल तोजो की पॉजिटिव सोच इस मूवमेंट में बहुत प्रभाव डाला और बहुत मदद की। उसी समय रास्बिहारी बोस भी जापान में थे। हालांकि रास्बिहारी बोस जापान से जर्मनी में नेताजी के साथ लगातार कांटेक्ट में थे। आईएनए के लीडर रास्बिहारी बोस जो जापान में थे, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आईएनए की शुरुआत किए थे जनरल मोहन सिंह ने सिंगापुर में, पर जापान के साथ जनरल मोहन सिंह का कुछ मतभेद हो गया था, इसलिए जनरल मोहन सिंह को जापान कस्टडी में लेते हैं और आईएनए को डिसबैंड करते हैं। उसी समय एंट्री लेते हैं रास्बिहारी बोस और बाचा खुचा आईएनए का जो टीम है उसको संभालते हैं रास्बिहारी बोस। 2 जुलाई 1943 नेताजी और रास्बिहारी बोस जापान से पहुंचते हैं सिंगापुर के पादांग में, जहां पे उन दोनों को स्वागत होता है राम सिंह ठाकुर। हिंद आ गए, नाज जिस हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, नाज जिस हिंद को वो शान हिंद आ गए। सिंगापुर में नेताजी एक ऐतिहासिक भाषण देते। वहां से शुरुआत होता है दिल्ली चलो का नारा। नेताजी ये कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी का ये ऐतिहासिक भाषण उनके सोल्जर के मन में गहरा प्रभाव डालता है। आईएनए को एक्सपेंड करने के लिए नेताजी सोच रहे थे। नेताजी का फर्स्ट टारगेट था कि आईएनए में 50,000 सोल्जर रहे और इसको धीरे धीरे 3 मिलियन में कन्वर्ट करेंगे। नेताजी का हौसला देख के जापानीज लोग चौंक गए। जापानीज लोग बोले, हम लोग इतना लोगों को तो हथियार नहीं दे सकते, हम लोग 30,000 को हथियार दे सकते हैं। नेताजी सिर्फ हथियार का दम से जीत के लिए नहीं सोचे। नेताजी सोचे थे कि देश का जनगण सब मिलके इकट्ठा अगर हो जाए और हर हाल में हमको फ्रीडम चाहिए, ऐसे ठान लेते हैं तो कुछ ही समय में ब्रिटिश को धूल चटाना कोई बड़ी बात नहीं। नेताजी के इस मकसद पे, इस मिशन में जाति, धर्म और कास्ट को भूलकर सब लोग आईएनए में इकट्ठा हुए थे ब्रिटिश के खिलाफ जंग का ऐलान करने के लिए। आईएनए के 3 प्रभावी स्लोगन थे, यूनिटी, फेथ, सैक्रिफाइस, यानी एकता, विश्वास और बलिदान। आईएनए का 5 रेजिमेंट था, सुभाष ब्रिगेड, लक्ष्मी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, मौलाना आजाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। 21 अगस्त 1943 नेताजी सिंगापुर में प्रोविजनरी गवर्नमेंट का सेटअप बनाते थे और ये जो गवर्नमेंट था इसका नाम था आजाद हिंद सरकार। ये कोई आम सरकार नहीं थी। इस गवर्नमेंट का टारगेट था कि ब्रिटिश रूल से इंडिया को पूर्ण रूप से आज़ादी देने का। इस समय आजाद हिंद सरकार का कोई अपना टेरिटरी नहीं था, पर साउथ ईस्ट एशिया में जितने सारे इंडियंस रहते थे वो सब आजाद हिंद सरकार का जुरिडिक्शन के अंडर में था। सिर्फ यही नहीं, इस सरकार के पास पावर था लॉ एनफोर्समेंट, टैक्स कलेक्ट और सोल्जर रिक्रूटमेंट करने का। दिसंबर 1943 शुरू हो गया ब्रिटिश के खिलाफ चुनौती का पहला चरण। आईएनए और जापानीज आर्मी मिलकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ब्रिटिश सोल्जर को निकल फेंकने में कामयाब हुई। जापान सरकार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को पूरी तरह से आजाद हिंद सरकार के अंडर कर दी। 30 दिसंबर 1943 नेताजी यहाँ पे स्वतंत्र भारत का तिरंगा लहराते। साथ ही अंडमान भारत का पहला आजाद टेरिटरी बन जाता है जहाँ ब्रिटिश रूल अंत हो। जापान गवर्नमेंट आजाद हिंद सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन है जिसमें कहा जाता है आजाद हिंद गवर्नमेंट एक को इक्वल गवर्नमेंट है, इसलिए जापान सरकार आजाद हिंद सरकार करीब 100 मिलियन येन का एक लोन देता है, पर नेताजी इसमें से खाली 10% ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से ही नेताजी ब्रिटिश को अटैक करने का एक ब्लूप्रिंट बनाता है, यानी इंडियन मेनलैंड ब्रिटिश के खिलाफ आमना सामना। 7 जनवरी 1944 आजाद हिंद गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर
रिलोकेट होता है सिंगापुर से बर्मा रंगून। तो ये अभी इंडियन मेनलैंड ब्रिटिश के और नजदीक आ गए। अब समय आ गया इंडियन मेनलैंड से ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकने का, भारत की पवित्र भूमि से। तो उखाड़ फेंकने का काम पहले शुरू होगा इंफाल और कोहिमा से। मार्च 1944 आजाद हिंद सरकार ब्रिटिश के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है। तुरंत शुरू हो जाता है वन ऑफ द टफेस्ट लैंड बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर II अगेंस्ट ब्रिटिश। INA सोल्जर के मन में आजादी का जो चिंगारी था वो मानो कि बारूद का ढेर में जाके टकराया। एक के बाद एक दबोचता गया ब्रिटिश सोल्जर्स को और जीत हासिल करते गए, आगे बढ़ते गए। ये लोगों का मानो ऐसे ही मन में एक ख्वाब ब्रिटिश लोगों के अंदर पैदा कर दिए थे कि ये सेना आगे जाके दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। इतना भी हौसला रखते थे। जो जान ना हो देश के आजादी के लिए कुर्बान, उस जान का क्या है मान। INA सोल्जर्स जय हिंद और दिल्ली चलो नारे से जैसे शेर की तरह कूद पड़ा ब्रिटिश सोल्जर के ऊपर। INA सोल्जर ब्रिटिश सोल्जर के ऊपर एक भारी पड़ रहा था। ब्रिटिश सोल्जर्स मजबूरन पीछे हटना चालू कर रहे थे। बहुत एग्रेसिवली INA सोल्जर्स आगे बढ़ रहे थे। और क्यों ना आगे बढ़े, इनका जो कमांडर थे स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो है अनमोल। करीब 4.5 महीने से ये डेंजरस लैंड बैटल चलते रहता है। 3 मार्च से 18 जुलाई। यह एक शॉकिंग बात बताना चाहता हूं। INA के 1 लाख इंडियन और जापानीज सोल्जर्स लड़ रहे थे ब्लैडी बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ, जहां मैक्सिमम सोल्जर्स थे इंडियन। यहां और एक शॉकिंग बात है, इस वर्ल्ड वॉर II के दौरान ज्यादा से ज्यादा इंडियन सोल्जर ब्रिटिश आर्मी में नियुक्त हो रहे। क्यों और कैसे? कौन लोग था जो इस दौरान इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी में नियुक्त करवाने के लिए सपोर्ट कर रहे थे? कौन था वो लोग जो जिसके अंदर देश को खोखला था? खैर छोड़िए, उसके लिए अलग सा वीडियो में बात करूंगा। अभी आता हूं मेन टॉपिक। इतना मुश्किल फैसला जहां एक इंडियन सोल्जर दूसरा इंडियन सोल्जर को अपना बुलेट का निशाना बनाया। कितना अजीबोगरीब सोच, कितना अजीबोगरीब फैसला लेना पड़ा था कि एक इंडियन ब्लैड दूसरा इंडियन ब्लैड को जरा रहा था इस बैटल फील्ड में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था INA के फेवर। मणिपुर के मोइरांग में स्वतंत्र भारत का पहला झंडा इंडियन मेनलैंड में लहराया जाता है। पर कुछ ही दिन में स्थिति पूरा बिगड़ने लगा, क्योंकि बारिश का सीजन बहुत जल्दी आ गया। जंगल में कीचड़ और पेड़ पौधा के वजह से लड़ना बहुत मुश्किल हो। ऊपर से एक और बैड न्यूज था। जापानीज वॉरशिप पैसिफिक ओशन में अमेरिका के द्वारा डिस्ट्रॉय हो रहा था। हाँ, आप सही सुने, अमेरिका उसी वक्त जापान पे अटैक भी कर दिया। इसी क्रूशियल सिचुएशन में जापान INA को और भी मदद नहीं कर पा रहा था। ऊपर से ब्रिटिश नौसेना ने हिंद महासागर में इंडियन सप्लाई लाइन का जो शिप से वो लोगों को अटैक कर दिया था और INA का सप्लाई लाइन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। ब्रिटिश के द्वारा सप्लाई लाइन ध्वस्त होने का कारण INA को सही तरह से सप्लाई यानी फूड, पानी, राशन ये सब सही तरह से नहीं मिल रहा। बहुत मुश्किल कंडीशन में खड़े थे INA के सोल्जर फिर भी जिगर के साथ लड़ रहा। पर कितना दिन बिना फूड सप्लाई के वो लड़े।
कुछ दिन तक आईएनए के सोल्जर्स लोग जंगल के पेड़ पौधे फूल ये सब खा के लड़ रहे थे। स्थिति बड़ी तेज विपरीत दिशा में जा रहे थे। ये सब सोच के नेताजी इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए 6 जुलाई 1944 एक रेडियो मैसेज देता है देशवासी को। साथ में गांधी जी को उन्होंने पहली बार गांधी जी को ये टाइटल दे के बुलाए फादर ऑफ द नेशन। उन्होंने गांधी जी के पास आईएनए को ब्लेसिंग्स करने का और गुड विशेस करने का भी रिक्वेस्ट की। हाँ सही सुने, फादर ऑफ द नेशन ये टाइटल स्वयं नेताजी गांधी जी को पहली बार बोले थे और वहां से गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। 10 जुलाई 1944 जापान ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं नेताजी को कि जापानीज आर्मी अभी आईएनए को मदद नहीं कर सकता। वो आर्मी अभी वापस आ जाएगा क्योंकि जापान को अभी अमेरिका के हाथ से खुद को बचाना है। आखिर आईएनए सोल्जर्स को इम्फाल अटैक में सक्सेस नहीं मिलता है, इसलिए आईएनए सोल्जर्स को वापस बर्मा रंगून आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 21 अगस्त 1944 नेताजी ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं आईएनए का इस मिशन फेलियर। साथों साथ 3 रीजन भी नेताजी बताते हैं। पहला, मानसून का जो सीजन है वो बहुत जल्दी आ जाता है, इसके लिए कीचड़ और जंगल में आईएनए को लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। आईएनए के पास खास तरफ से एयर सपोर्ट भी नहीं था। दूसरा रीजन, आईएनए को सप्लाई चेन जो था वो चेन ब्रेक कर दिए थे ब्रिटिश सरकार। तीसरा कारण, जापानीज आर्मी को रिटर्न बैक करने का। ये 3 मेन कारण से आईएनए का ये जो मिशन था ये आगे फेल हो। इन 3 रीजन के कारण आईएनए को सेट बैक फेस करना पड़ा, पर नेताजी चुप बैठने का इंसान नहीं है। उन्होंने ये प्लानिंग के साथ सिंगापुर वापस जाते हैं ताकि आईएनए को फिर से रिबिल्ड करके और उसको और एक्सपेंड करके फिर से ब्रिटिश को कैसे अटैक किया जाए और इंडिया को आजाद किया जाए। नेताजी ऑब्जर्व करते हैं इस वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर बुरी तरह से हार रहे थे। जर्मनी खत्म हो चुका था। एडोल्फ हिटलर अपने आप को खुद खुशी कर लिए थे। इटाली के मुसोलिनी, उसको उस देश का जनगण ने मार के पीट के मार डाला। जापान हथियार डाल रहे थे क्योंकि अमेरिका उनके ऊपर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा चुके थे। अभी नेताजी सोच रहे थे उनके पास एक ही ऑप्शन है, सोवियत जो लाइट पावर का है। तो नेताजी इसी प्लानिंग के साथ जापान जाने के लिए तैयार हो गया कि अभी जापान के पास जाके नेताजी एक बार धन्यवाद करेंगे जापान सरकार को और वहां से रूस यानी सोवियत में एंट्री लेंगे और वहां पे जाके इंडिया की आज़ादी के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे। पर वहां पे कैसे जाएंगे, कैसे अपना कदम सोवियत में जमाएंगे, कहां से एंट्री करेंगे और कैसे सक्सेसफुली उन लोगों के साथ मीट कर पाएंगे, उसके प्लानिंग नेताजी कर रहे थे। प्लान ए था नेताजी सिंगापुर से 3-4 जगह स्टॉपेज करके जापान जाएंगे, फिर वहां से सोवियत फ्लाइट स्टार्ट होता है। और 1-2 जगह स्टॉपेज करने के बाद उड़ान भरते टाइम प्लेन क्रैश। उसके बाद क्या होता है ये एक मिस्ट्री है। आज तक इंडिया और पूरा वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक मिस्ट्री है कि क्या होता है। उसको लेके एक अलग सा मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम डिटेल कोशिश करेंगे कि पता नहीं। अभी तक यहीं पे समाप्त करता हूँ। इतना टाइम के लिए आप पेशेंस में मेरे वीडियो देखें। वीडियो तहे दिल से